नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में गुरुवार को महायुति सरकार का गठन हुआ। इस शपथ ग्रहण में बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। वो पीएम मोदी से मिल रहे थे, लेकिन उसी वक्त बिहार में नीतीश की पार्टी जदयू बीजेपी को राजधर्म की याद दिला रही थी। ऐसे में सियासी गलियारों में कयासों और चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने असम में खाने पीने की आज़ादी के अधिकार का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे समाज में तनाव बढ़ेगा। दरअसल असम में हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने हाल ही में बीफ बैन कर दिया। असम सरकार के आदेश के मुताबिक होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक जगहों पर बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। इसका जदयू ने खुलकर विरोध किया। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि भारत का संविधान सबको खाने पीने की आज़ादी देता है। होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते। इससे समाज में तनाव फैलेगा, जो पहले से ही काफी ज्यादा है। इसके अलावा जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इस फैसले का दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को खाने पीने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने इस फैसले को राजधर्म के खिलाफ बताते हुए समझ से परे बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या पहन रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू समय समय पर बीजेपी के फैसलों का विरोध करती आई है। हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर जदयू ने तटस्थ रुख अपनाया था। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट के फैसले का खुलकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, अब किसान आंदोलन के मुद्दे पर जदयू ने बीजेपी से अलग रुख अपना लिया है। जदयू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि किसानों से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं कर रही है सरकार। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में फिर से तल्खी बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि पुरानी गलतियां फिर से नहीं दोहराई जाएंगी। ऐसे में देखते हैं कि जेडीयू की प्रतिक्रिया पर बीजेपी क्या कहती है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि रविवार को दोपहर 12 बजे जत्था दिल्ली जाएगा। हम कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं। केंद्र से बातचीत के लिए आंदोलन टाला है। 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। हम पंजाब में बीजेपी का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि अब किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ परसों जाएगा, कल जत्था नहीं जाएगा। ये समय इसलिए दिया गया है कि जो बातचीत के लिए हमसे बात हुई उसे केंद्र सरकार पूरा करे। हमें पूछा गया था कि आज की हम क्या चाहते हैं और कौन लोग बातचीत में होने चाहिए। हमने बताया है कि कृषि मंत्री होने चाहिए बातचीत में। किसान नेता ने आगे कहा कि आज की पुलिस कार्रवाई में 8 किसान अस्पताल में हैं। कुल घायल 15 के करीब होंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को एमएसपी पर खरीदेगी। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया। कृषि मंत्री का ये बयान उस दिन आया जब किसानों ने एमएसपी के लिए कानूनी समर्थन सहित मांगों के लिए एक चार्टर के साथ दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया। चौहान ने कहा कि मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। बिहार की राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्रों को चोट लगी है। कुछ स्टूडेंट्स के सिर फटने की भी जानकारी है। बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र प्रदर्शन करने आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन छात्रों को खदेड़ने का काम किया। पुलिस ने पहले छात्रों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जब छात्र नहीं हटे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियोज में देखा जा सकता है कि पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। पुलिस की इस कार्रवाई में 1-2 छात्र के सिर पर चोट लगी है। छात्रों का कहना है कि पुलिस उन पर बर्बरता कर रही है। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे। छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए। हमें एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में पेपर कराना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संकट में हैं। यादव ने 13 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद संभाला था। साल पूरा होने वाला है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मोहन यादव सेट नहीं हो पाए हैं। उन्हें विपक्ष से कहीं ज्यादा चुनौतियां घर वालों यानी बीजेपी संगठन के सहयोगियों से पेश आ रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद भी मोहन यादव के सेट न होने पाने की खास वजह मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की वो टोली है जिसे मोदी शाह की मर्जी को यानी सीएम मोहन यादव को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ रहा है। याद रहे, मोहन यादव सरकार में विधानसभा के स्पीकर पद पर नरेंद्र सिंह तोमर विद्यमान हैं। केंद्र में मंत्री रहे तोमर मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति के पुराने धुरंधर हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मन महसूस कर काम कर रहे हैं।
काफी सीनियर विधायकों की संख्या 1.5 दर्जन से कुछ ज्यादा है। ज्यादातर वो नाम है जो विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के पहले और नतीजों आने के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में बने रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर ताजा राजनीतिक हमला गत दिवस देखने को मिला। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से जो खबर निकलकर बाहर आई है उससे मोहन यादव की जबरदस्त छीछालेदर हो रही है। खबरों के अनुसार उज्जैन में 2312 करोड़ रुपए की 3 सड़कों की स्वीकृति का मसला कैबिनेट बैठक में रखा गया था। पीडब्ल्यू मिनिस्टर रह चुके कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव का न केवल विरोध किया बल्कि तीखी आपत्तियां भी जताई। बता दें, मोहन यादव भी उज्जैन के रहने वाले हैं। मीडिया खबरों के अनुसार प्रस्ताव का विरोध करते हुए विजयवर्गीय ने दो टूक कहा, उज्जैन में ही इतना पैसा जाएगा तो प्रदेश की बाकी सड़कों का क्या होगा। खबर में आगे बताया गया, मोहन यादव सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग एवं श्रम महकमे की जिम्मेदारी का दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हिंसा या पैसा जुटाने का कोई भी आरोप नहीं है। हिंसा को लेकर एकमात्र एफआईआर है जिसमें मुझे फंसाया गया था, मुझे बरी कर दिया गया है। बता दें, उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है, जिसकी वजह से खालिद अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेश ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की खंडपीठ के समक्ष दलील दी। उमर के वकील ने दलील दी कि मामले के अन्य आरोपियों की तरह वो भी विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं। वकील पेश ने कहा कि खालिद की ओर से महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण था। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। मैं दिल्ली से हजारों मील दूर था, भीड़ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों का आह्वान करने वाला भाषण है और कह रहा है कि हमें इस कानून का विरोध करना चाहिए। कानून मतलब नागरिक संशोधन अधिनियम। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को प्राइवेट कोचिंग देने वाले टीचर अवध ओझा 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद अवध ओझा के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें वो केजरीवाल की आलोचना और राहुल गांधी की तारीफ और मोदी की तारीफ कर रहे थे। अब बीबीसी से उनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाया। उसको आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रोक दिया। दरअसल जब इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तारीफ के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो आपके पदाधिकारियों ने बातचीत रोकने को कहा। आप नेता पत्रकार से बोला था कि कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं करने का। इसके बाद ओझा जी ने झट से माइक उतार दिया और इंटरव्यू खत्म हो गया। इंटरव्यू को लेकर अवध ओझा ने कहा है कि वो शिक्षक ही क्या जो सवाल का जवाब ना दे। कल बीबीसी के साथ बढ़िया इंटरव्यू हुआ, उसे अवश्य देखें। अनफॉर्चुनेटली साक्षात्कार के दौरान हमारे एक वॉलंटियर ने अनजानवश पत्रकार महोदय को रोक दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। लोग कह रहे हैं उसे दंड दो, बर्खास्त करो। उसे दंड देना उचित नहीं है क्योंकि भाववश गलती हो गई। बाकी मैं किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा तैयार हूँ। शिक्षक हूँ, प्रश्नों से ही मुझे ऊर्जा मिलती है और ये मत भूलना हमेशा दोस्ती बनी रहे। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 नाबालिग बच्चों को एक लड़के द्वारा पीटने और अल्लाह बोलने के बाद जय श्री राम के नारे लगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। रात करीब 10 बजे बच्चों को लेकर परिवार वाले रिपोर्ट लिखवाने मानिक चौक थाने पहुंचे। खबर फैलने पर बड़ी संख्या में समाजजन भी एकत्र हो गए। एक युवक बच्चों को चप्पल से पीट रहा है और जय श्री राम के नारे लगवा रहा है। जिन बच्चों की पिटाई की गई उनमें 6 वर्ष का बालक यतीम भी है। उसके माता पिता की कुछ समय पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। एएसपी राकेश खाका ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट करने संबंधी वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो लगभग 1 से 1.5 माह पुराना बताया जाता है। इस संबंध में आरोपित की तलाश में साइबर टीम को लगाया गया है। विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों को पीट पीट कर जय श्री राम कहलवाना कौन सा साहस है, शर्मनाक है ये। लोगों का कहना है कि कितने परम भक्त हैं, छोटे बच्चों को पीटते हुए माँ की गाली के साथ राम का नाम ले रहे हैं। इनके मुंह से राम का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिठाई को मवाद में डुबो दिया हो। ये मवाद ही है अब इस देश की राजनीति का सबसे प्रिय व्यंजन बन चुका है। जय श्री राम। क्या बोला अल्लाह 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 बोल। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह भगवान अल्लाह भगवान आप बोलो।
बोलो जो संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामा जारी है। इसी बीच अब एक और नया विवाद सामने आया है। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि कल सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की। ये सीट वर्तमान में तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो और ये चल रही है। इस मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा ये नोटों की गड्डी मेरी नहीं है, मैं संसद में सिर्फ 500 रुपए लेकर पहुंचता हूं। सिंघवी ने कहा ये पैसे उनके नहीं हैं, ये जांच का विषय है कि आखिर पैसे कहां से आए। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा मैं इस बारे में सुनकर ही हैरान हूं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं कल दोपहर 12:57 पर सदन के अंदर पहुंचा। सदन दोपहर 1 बजे उठा। दोपहर 1 से 1:30 बजे तक मैं अयोध्या प्रसाद के साथ कैंटीन में बैठा और लंच किया। दोपहर 1:30 बजे मैं संसद से चला गया। इसलिए कल मैं सदन में कुल 3 मिनट और कैंटीन में 30 मिनट रहा। मुझे अजीब लगता है कि ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति की जाती है। बेशक इस बात की जांच होनी चाहिए कि लोग कैसे कहीं भी और किसी भी सीट पर कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम में से हर किसी के पास एक सीट होनी चाहिए जहां सीट को लॉक किया जा सके और चाबी सांसद अपने साथ ले जा सकें, क्योंकि फिर हर कोई सीट पर बैठकर कुछ भी कर सकता है और इस बारे में आरोप लगा सकता है। अगर ये दुखद और गंभीर नहीं होता तो यह हास्यास्पद होता। मुझे लगता है कि सभी को इस मामले की तह तक पहुंचने में सहयोग करना चाहिए और अगर सुरक्षा एजेंसियों में कोई कमी है तो उसे भी पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अडानी ग्रुप और एजोर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफ किया और इसके 24 घंटे के भीतर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट दिए गए। एक अनुमान है कि ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज में छूट मिलने से 80 पैसे प्रति यूनिट सालाना 1360 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसने राज्य को अडानी ग्रीन और एजोर पावर से बिजली खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। ISTS चार्ज तब लगता है जब बिजली को नेशनल ग्रिड की मदद से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, जिसका केंद्र सरकार पैसे लेती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों की ट्रांसमिशन फीस माफ कर दी, लेकिन इसके पीछे मकसद यही था ताकि राज्य अडानी ग्रीन और एजोर पावर से सोलर पावर खरीद सकें। ISTS शुल्क की इस छूट से अनुमान है कि प्रति यूनिट 80 पैसे यानी प्रति वर्ष 1360 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे एक तरह से राज्य को 2 परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अब देखिए कि आंध्र प्रदेश से अडानी ग्रीन का अनुबंध हो चुका है, बिजली सप्लाई टाइम पर पहुंचने की शर्त भी खत्म हो चुकी है और अडानी ग्रीन की बिजली आंध्र प्रदेश अभी पहुंची नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अडानी ग्रीन पावर की पहली 1000 मेगावाट की आपूर्ति अप्रैल 2025 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि शेष जून 2025 के बाद चालू होगी। आंध्र प्रदेश केंद्रीय एजेंसी SECI से 1700 करोड़ रुपए यूनिट बिजली खरीदने पर सहमत हुआ था। इसलिए बिजली मंत्रालय के हस्तक्षेप से सरकार के 1360 करोड़ रुपए माफ कर दी गए। चूंकि बिजली खरीद अनुबंध 25 वर्षों के लिए है, इस अवधि के लिए छूट की कुल राशि 34,000 करोड़ रुपए होगी। देश भर में एक के बाद एक मस्जिदों पर मुकदमे दायर किए जाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक रास्ता बताया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हालांकि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला धर्मनिरपेक्षता के लिए न्याय का मजाक था, लेकिन 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की पुष्टि करने वाले फैसले के 5 पन्ने एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने कहा कि फैसले के उन 5 पन्नों को देश भर की निचली अदालतों और हाई कोर्ट में पढ़ा जाना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि अयोध्या विवाद पर संविधान पीठ के फैसले के वो 5 पन्ने देश भर में चल रहे मुकदमे का जवाब हैं, जिसमें पहले कथित तौर पर मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिदों का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है। 12 बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नरीमन ने कहा, और यही संविधान बेंच इस पर 5 पन्ने खर्च करती है और कहती है कि धर्मनिरपेक्षता में यही सही है, जो मूल ढांचे का हिस्सा है कि आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा। फर्जी PMO अधिकारी से लेकर फर्जी वैज्ञानिक गुजरात में पाए जाते हैं।
लेकिन अब फर्जी डॉक्टर भी गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जिन्होंने मेडिकल डिग्री बेचने के बदले हर युवक से 70,000 रुपए लिए। गुजरात के सूरत में 1200 फर्जी डिग्रियों का डेटाबेस रखने वाले गिरोह का पर्दाफाश इस जांच में हुआ है। गुजरात पुलिस ने इसी गिरोह से डिग्री खरीदने वाले 14 फर्जी डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का संचालन डॉक्टर रमेश गुजराती कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इस बैठक में लिए गए बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। बता दें कि बड़ी आर्थिक चुनौतियों के बीच हुई इस बैठक में रेपो रेट से जुड़ा फैसला लिया गया और लगातार 11वीं बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.50% पर ही कायम है। मौसम में सुधार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में खोलने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। सीरिया के विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने हमा नाम के शहर से सेना हटने के बाद उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहर में किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा कर दिया था। अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में 10 लाख लोग रहते हैं। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शुरू हुए टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 180 रनों पर सिमट गई है। ये एक ढीना टेस्ट मैच है और गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनर यशस्वी जायसवाल मैच की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। यशस्वी को मिचेल स्टार्क ने आउट किया। पहली पारी में भारत के 6 बल्लेबाज दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। कप्तान रोहित शर्मा ने 3 रन और विराट कोहली ने भी 7 रन बनाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।